हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेबर लॉ को कंटिन्यू करते हुए। इससे पहले लेबर लॉ की 4-5 क्लासेस हो चुकी है, आप उसको देखिए। ठीक है, वहाँ से आपका बेस बनाइए और ये इस वाले टॉपिक पे आइए। ठीक है, इससे पहले अकाउंटेंसी की भी 11 क्लासेस हो चुकी है। हम यूपीएससी ईपीएफओ के फुल कोर्स को यहाँ पर फ्री में करा रहे हैं और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सब कुछ मैं कवर करवा के दूंगा, जितना भी कुछ होगा। ठीक है, इस वाले सेक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट होता क्या क्या है, कौन कौन सी इसकी क्या कहते हैं, कौन कौन सी बॉडीज़ इन्वॉल्व होती है इसमें, कौन कौन से मेन केसेस हुए हैं इसमें। ठीक है, क्या उनका वर्डिक्ट रहा, ये सब के बारे में। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरी वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, ताकि आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह ना जाए। तो देखते हैं पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाया क्यों गया। ठीक है, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एक्सटेंडेड टू होल इंडिया, पूरे इंडिया पे ये एप्लीकेबल हुआ। ठीक है, और ये 1 अप्रैल 1947 से चालू हो गया था। ठीक है, और इस एक्ट ने किसको रिप्लेस किया, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 को। ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट imposed certain restraints on a right of strike, lockout इन अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। ठीक है, जहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी और ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, उन सब पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। ठीक है, बट नो प्रोविजन वॉज एग्जिस्टिंग फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो उसकी ही कमियों को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, आगे देखते ऑब्जेक्टिव क्या था प्रीएम्बल का इस एक्ट से रिलेटेड। ठीक है, टू इंश्योर सोशल जस्टिस टू बोथ। ठीक है, चाहे एम्प्लॉय का हो या एम्प्लॉयर का हो, दोनों को ही जस्टिस मिलना चाहिए। ठीक है, और जो भी डिस्प्यूट इन दोनों के बीच में अराइज होता है उसको पीसफुली सेटल करने के लिए। ठीक है, फिर तीसरा क्या है कि एक प्रिजर्विंग एमिनिटी प्रोवाइड करना, एक ऐसी क्या कहते हैं, एक ऐसी सुविधा प्रोवाइड करना लोगों को जिससे कि आराम से इनका रिलेशन अच्छा इस्टेब्लिश हो सके। ठीक है, और इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट्स को रोका जा सके। मान लिया कि लेबर कोई स्टैंडर्ड से अबव डिमांड करता है, ठीक है, तो उन सबको भी, और उसके लिए वो लॉकआउट करता है तो उससे भी ये बचाता है। ठीक है, टू प्रोवाइड अ कंपनसेशन टू वर्कमैन इन केस ऑफ ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट। ठीक है, ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ले ऑफ जो होता है वो टेम्प्रेरी होता है। अगर आप क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर को कोई सर्टन अभी उनके पास रिसोर्सेज की कमी है तो वो आपको कुछ दिनों के लिए आपकी जॉब से हटा देते हैं, पर ये टेम्प्रेरी होता है, 2 मंथ्स 3 मंथ। लेकिन रिट्रेंचमेंट परमानेंट होता है, आपको हटा दिया जाता है किसी रिसोर्सेज की कमी की वजह से, या वो अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू करना चाहता है एम्प्लॉयर, तो उस केसेस की। टू प्रोटेक्ट वर्कमैन अगेंस्ट विक्टिमाइजिंग बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर उनको उनके राइट से क्या कहते हैं डिप्राइव करता है, उनसे दूर रखता है, तो उससे रिलेटेड भी ये प्रोटेक्शन देता है। टू प्रमोट कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, एक पीसफुल सेटलमेंट का तरीका है। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की जो डेफिनेशन है वो 2K में दी हुई है। ठीक है, 1947 2K में। ठीक है, इसका मतलब है एनी डिस्प्यूट और डिफरेंसेस बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, और बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, और बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन। ठीक है, चाहे तो ये एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय हो, या एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर हो, या एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर हो, उन सब से रिलेटेड सेटलमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट और अंडरटेकिंग सेक्शन 2KA। तो इसके अंदर अंदर कौन कौन सी स्टैब्लिशमेंट, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं उसके बारे में है। ठीक है, इफ एनी यूनिट ऑफ अ सच एस्टेब्लिशमेंट और अंडरटेकिंग, पहले देखते हैं ये होता क्या है, प्रोवाइड दैट where several activities are carried out on in an establishment of undertaking only one or some such activities। ठीक है, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ होती है या क्या कहते हैं जिससे डिस्प्यूट पैदा होता है एम्प्लॉय में, तो वहाँ पर ये एमिनिटीज़ प्रोवाइड करती है। इफ़ एनी यूनिट ऑफ सच एस्टेब्लिशमेंट और अंडरटेकिंग कैरिंग ऑन any activity being
an industry is severable from other unit or unit of such establishment of undertaking such as a unit shall be deemed to be a separate industrial establishment or undertaking। ठीक है, चाहे तो वो एक क्या कहते हैं इंडस्ट्री हो, चाहे एक सेपरेट इंडस्ट्री हो, चाहे एक इंडस्ट्री का पार्ट हो, वहाँ हर जगह ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। इफ़ प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी, अगर वहाँ पर कोई ऐसी डोमिनेंट एक्टिविटी चलती है जहाँ पर कि वो लॉ से ज़्यादा सुप्रीमेसी वहाँ पे एम्प्लॉयर की हो, इन सब केसेस पे भी ये अप्लाई होता है। अब देखते हैं कुछ केसेस जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हुए थे। सबसे पहला है स्टैंडर्ड वैक्यूम रिफाइनिंग कंपनी ऑफ इंडिया वर्सेस देयर वर्कमैन, ये 1961 में हुआ था। ठीक है, इसके हिसाब से क्या कहते हैं, इस डेफिनेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करा जा गया था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 3 बेसिस पे हो सकते हैं। पहला है फैक्ट्स के बेसिस पे, दूसरा है कि पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट के बेसिस पे, और थर्ड है मैटर्स के बेसिस पे, किस बेसिस पे डिस्प्यूट अराइज हुआ। ठीक है, दूसरा केस होता है वर्कमैन ऑफ दिमाकुची टी स्टेट वर्सेस दिमाकुची टी स्टेट। ठीक है ना, जो दिमाकुची स्टेट में काम करने वाले लोग थे और दिमाकुची टी स्टेट वर्सेस में। ठीक है, इसमें industrial dispute can be raised about person who are not strictly workmen of employer as defined in the act, provide the workmen who have raised the dispute have a direct or substantial interest in a dispute। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि केवल वर्कमैन ही डिस्प्यूट के लिए केस अराइज करे, वो भी कर सकता है जिसका डायरेक्ट रिलेशन हो उस एम्प्लॉय से। ठीक है, मतलब वर्कर्स यूनियन वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। ठीक है, इस तरीके के केसेस हैं, आप इसको पढ़ लीजिए, मैं नोट दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, फीचर्स क्या है इस एक्ट के? दिस एक्ट एक्सटेंडेड टू होल इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल था जब ये इंडिया का पार्ट नहीं था। ठीक है, तो ये डेफिनेशन उस टाइम की थी, और अब तो क्या कहते हैं, ये होल इंडिया पे एप्लीकेबल वैसे ही है जैसे जनरल स्टेट पे होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी पूरा का पूरा कम्प्लीटली अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। इट एनकरेजेस आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है? सेटलमेंट बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। द एक्ट एम्फेसिस ऑन कंपल्सरी एडजुडिकेशन। ठीक है ना, एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें अगर 2 पार्टियों के बीच में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उसमें एक पार्टी को सही ठहराया जा सकता है। बिसाइड्स कॉन्सिलेशन एंड वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन। ठीक है, बिना इसके कि कोई कॉन्सिलेशन अथॉरिटी को हायर किया जाए या आर्बिट्रेशन हो, मतलब कि आपस में ही वो समझौता कर लें। द राइट टू स्ट्राइक बाय द वर्कर्स एंड लॉकआउट बाय द एम्प्लॉयर्स। ठीक है, इसमें एम्प्लॉय को राइट्स मिलता है कि वो स्ट्राइक कर सके और लॉकआउट कर सके एम्प्लॉयर। ठीक है, इट प्रोवाइड्स सेटिंग अप फॉर अ वर्क committees as machinery constitution between employee and employer to promote cordial relation, एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए। ठीक है, ये इसमें कमेटी भी इस्टेब्लिश करी जाती है। द एक्ट एम्पावर द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, आई मीन लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ डिस्प्यूट। जिस तरीके का डिस्प्यूट होता है उसके बेसिस पे इन्होंने 3 तरीके की के ये सेटलमेंट बॉडीज बनाई हुई है, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट एंड नेशनल ट्रिब्यूनल, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, अब क्या क्या कारण हो सकते हैं डिस्प्यूट के? कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट फैक्टर्स। ठीक है, मैनेजमेंट का एटीट्यूड वर्कर्स के लिए अच्छा ना हो, इसकी वजह से, गवर्नमेंट मशीनरी की वजह से हो सकता है। ठीक है, और दूसरे कारण भी हो सकते हैं। अब फैक्टर्स क्या क्या होते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज होने के? पहला एटीट्यूड ऑफ वर्कर, मतलब वर्कर्स का बिहेवियर काम के प्रति अच्छा ना हो। इंक्रीजिंग प्राइजेस एंड डिमांड फॉर इंक्रीजिंग डेयरनेस अलाउंस। ठीक है, अगर प्राइजेस में इंक्रीज होता है इसकी वजह से डेयरनेस अलाउंस जो कि महंगाई भत्ता होता है उसमें इंक्रीज होता है। इनडिसिप्लिन एंड वायलेंस अमंग द वर्कर्स, अगर वर्कर्स इनडिसिप्लिन होते हैं या उनके बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। वर्कर्स रेजिस्टेंस टू रैशनलाइजेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीनरी, 7 चेंजेस ऑफ अ प्लेस ऑफ फैक्टर। ठीक है, अगर कोई नई मशीनरी आती है इसके लिए एक रेजिस्टेंस टू चेंज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पढ़ाया जाता है।
मैनेजमेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स द वर्कर, ठीक है, मैनेजमेंट का एटीट्यूड अच्छा ना हो, डिस इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट टू डिस्कस विद वर्कर, ठीक है, वो समझते हो कि वर्कर से कुछ डिस्कस करना ज़रूरी है, जो भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे उनको करना पड़ेगा। नॉट इन्वॉल्विंग द वर्कर्स इन द डिसीजन मेकिंग, ठीक है, उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नहीं इन्वॉल्व करना और उनके साथ कम कम्युनिकेशन रखना, ठीक है। गवर्नमेंट मशीनरी क्या होती है, नॉट इम्प्लीमेंटिंग लेबर लॉ, ठीक है, इस वजह से भी डिस्प्यूट होते हैं। अगर वो कोई लेबर लॉ इस्टेब्लिश नहीं करते हैं, कुछ अगर नई केसेस अराइज होते हैं उनके लिए कुछ मशीनरी इस्टेब्लिश नहीं करते हैं। इनएबिलिटी ऑफ कॉन्सिलेशन मशीनरी ऑफ लेबर डिपार्टमेंट टू डू इट्स जॉब एंड एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट लॉस कॉन्फिडेंस इन दैट, ठीक है। अगर कुछ ऐसा इस्टेब्लिशमेंट नहीं होता है, कोई एक्ट नहीं पास होता है जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ का डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है गवर्नमेंट के प्रति। इररिलेवेंस ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ लेबर लॉ, ठीक है, कोई लेबर लॉ के प्रोविज़न जो है इनरेलेवेंट है कुछ इंडस्ट्रीज़ पे, फिर भी वो स्टैब उन पे लगाए जाते हैं, तो इसकी वजह से भी डिस्प्यूट्स होते हैं। अदर कॉजेज़ क्या होते हैं, अफिलेशन ऑफ ट्रेड यूनियन विद अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, अगर पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई ट्रेड यूनियन इन्वॉल्व है तो वो जहाँ पर लॉकआउट नहीं होने चाहिए वहाँ पे भी लॉकआउट की स्थिति पैदा कर देते हैं, ठीक है। पुअर सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है, स्टेट और सेंटर का रिलेशन अलग अलग है, तो इसका मतलब कि अलग अलग तरीके के लॉ, स्टेट के लॉ अलग होंगे और सेंटर के लॉ अलग अलग होंगे, जिसकी वजह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे, तो वो इसकी वजह से भी स्ट्राइक होते हैं, ठीक है, कि कौन सा लॉ इस्टेब्लिश होना चाहिए। प्रॉफिट्स, अगर प्रॉफिट्स प्रॉपर नहीं हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसकी वजह से भी डिस्प्यूट होता है, क्योंकि फिर वो सैलरी कट ऑफ, कॉस्ट कटिंग, ये सब करना स्टार्ट कर देते हैं। सिक्योरिटी ऑफ जॉब, अगर मान लिया कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जहाँ पे बहुत ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी तेज़ी से चेंजेस होते हैं, जहाँ पे लेबर अपने आप को सेटल नहीं कर पाता उन चेंजेस के लिए, तो भी स्ट्राइक्स वगैरह बहुत होती। इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से। प्रोडक्टिविटी, अगर एम्प्लॉयज़ अपनी प्रोडक्टिविटी सही से नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। राइट टू मैनेज, ठीक है, इसकी वजह से। अब देते टर्म्स अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। पहला है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। आर्बिट्रेटर्स कौन होते हैं, जो कि सेटलमेंट बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, एक तरीके से एम्पायर बोल सकते हैं, जो कि बताते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। इट मीन्स एनी पर्सन हु अपॉइंटेड टू डिटरमाइन डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज। मतलब स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट। पहला है स्ट्राइक, ठीक है, स्ट्राइक कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ काम करना बंद कर देते हैं और ये किस वजह से अराइज होती है, उनकी ग्रीवियांसेस यानी उनकी कंप्लेंट्स की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से मास लेबर यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में लेबर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन को में काम करने से मना कर देते हैं, ठीक है। कई तरीके के स्ट्राइक्स होते हैं। सबसे अलग स्ट्राइक जापान में होता है, जहाँ पे लोग काम करना बंद नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, ओवर प्रोडक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह से प्रोडक्ट की वैल्यू डिक्रीज होती है। टाइप्स ऑफ स्ट्राइक क्या होता है, स्टे इन स्ट्राइक और सेट डाउन स्ट्राइक और पेन डाउन स्ट्राइक, ठीक है। टूल डाउन स्ट्राइक मतलब काम करना बंद कर देना, जो क्लरिकल वर्क है वो अपना पेन डाउन कर दे काम करना बंद कर दे, ठीक है। गो स्लो स्ट्राइक मतलब स्लो प्रोडक्शन कर दे, जितना यूजुअल प्रोडक्शन होता है उससे कम करे। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कि गांधीवादी तरीके से। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो गया बंद और लॉकआउट, ठीक है ना, मतलब उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया हो, ठीक है। हंगर स्ट्राइक मतलब भूख हड़ताल। अब स्ट्राइक और लॉकआउट में क्या डिफरेंस है, स्ट्राइक जो है सेक्शन 2Q में डिफाइन किया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, जबकि लॉकआउट 2I में किया गया है, ठीक है। इसका मतलब सीजेशन ऑफ वर्क बाय एम्प्लॉयज़। स्ट्राइक जो होता है एम्प्लॉयज़ करते हैं और काम करना बंद कर देते हैं, और लॉकआउट्स होते हैं एम्प्लॉयर्स जब काम करवाना बंद कर देते हैं। स्ट्राइक्स आर यूज्ड बाय द वर्कमैन और द एम्प्लॉयज़, ठीक है ना। स्ट्राइक्स वर्कर्स और एम्प्लॉय यूज़ करते हैं, जबकि लॉकआउट्स जो होता है एम्प्लॉयर का वेपन होता है। ड्यूरेशन एंड टाइम ऑफ स्ट्राइक इमटेरियल, ठीक है ना, कोई इसका फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, ठीक है। और लॉकआउट्स जो होते हैं हमेशा टेम्पररी होते हैं। अब देखते हैं ले ऑफ, ठीक है, मैंने ले ऑफ बताया था आपको स्टार्टिंग में। ले ऑफ क्या होता है, जब क्या कहते हैं कुछ समय के लिए रिसोर्सेज की कमी की वजह से एम्प्लॉयर कुछ एम्प्लॉयज़ को काम से दूर रखते हैं, ठीक है, 3 महीने 4 महीने, और इसके बेसिस पे उनको पार्शियल सैलरी देते हैं या सैलरी देते ही नहीं है,
ठीक है। 2 के में इसकी डेफिनेशन है। फिर आता है केसेस क्या क्या हुए थे। पहला होता है अनुसुबल बस वी मेहता 1949 वर्सेस एलएलजे वाला केस। ठीक है। इट इज़ क्लियर दैट ले ऑफ डज नॉट टर्मिनेट और बीइंग टू एन टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये उसका जजमेंट था। द एम्प्लॉय कंटिन्यूज टू बी इन अ मास्टर रोल of the employer and they have to be reinstated as soon as normal working is resumed। जब क्या कहते हैं नॉर्मल वर्किंग स्टार्ट हो जाती है तो उनको वापस काम पे ले लिया जाता है। ठीक है। एक और केस है वो भी पढ़ लीजिएगा आप। फिर आता है लॉकआउट। इसका मतलब है टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। जहाँ पर काम होता है उसको बंद कर देना थोड़े समय के लिए। फिर आता है रिट्रेंचमेंट। मैंने बताया था रिट्रेंचमेंट क्या होता है, जब रिसोर्सेज की कमी होती है, बिजनेस डिसकंटिन्यू होता है तो उनको काम से निकाल दिया जाता है। ठीक है। इसमें वॉलेंट्री रिटायरमेंट भी आता है, जब लोग खुद से ही काम छोड़ दे या काम करने से मना कर दे। ठीक है। अपना रिटायरमेंट ले ले। टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज मतलब उनके काम को लेने से मना कर दे। केसेस क्या क्या थे लॉकआउट के। पहला है करीबेटा स्टेट वर्सेस राजमणिकम। ठीक है। इसमें यह बताया गया था कि लॉकआउट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एंथेसिस ऑफ ए स्ट्राइक जस्ट एज ए स्ट्राइक इज अ वेपन अवेलेबल टू एम्प्लॉय फॉर इन्फोर्सिंग देयर इंडस्ट्रियल डिमांड। ठीक है ना। अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए एम्प्लॉयर इसको अपने वेपन्स की तरह यूज़ करते हैं। लॉकआउट इज़ अ वेपन अवेलेबल टू एम्प्लॉयर टू परसुएड बाय कोहेसिव। ठीक है ना। एक तरीके से दबाव डाल के एम्प्लॉयज़ को मनाने की ये एक प्रक्रिया है, ऐसा बोला गया था इस वाले केस में। अब रिट्रेंचमेंट का एक केस है बर्सी लाइट रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस के एन जोगलेकर केस। ठीक है। इसमें टर्मिनेशन वर्ड का यूज़ किया गया था और इसमें बताया गया था कि रिट्रेंचमेंट में एम्प्लॉयज़ को परमानेंटली उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। फिर आता है सेटलमेंट। 2P में इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है। मीन्स सेटलमेंट अराइव्ड एट इन कोर्स ऑफ कॉन्सिलेशन। ठीक है। जब दोनों के बीच में सेटलमेंट हो रहता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में, ठीक है, तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है और ये एक कॉमन डिनोमिनेटर पे आके सेटिस्फाई होता है। ठीक है। जिसमें कि थोड़ी बातें एम्प्लॉय की मानी जाती है, थोड़ी बातें एम्प्लॉयर की मानी जाती है। अगर वैलिड हो तो पूरी बातें एम्प्लॉय की या पूरी बातें एम्प्लॉयर की। रहता है स्ट्राइक जो होता है सेक्शन 2Q में डिफाइन होता है। मीन्स सीजेशन ऑफ अ वर्क बाय अ बॉडी ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री। ठीक है। जिसमें कि एम्प्लॉय को एक जगह काम पे रखा जाता है, वहाँ पर वो काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है। केसेस ऑफ सेटलमेंट सेक्शन 2P MS टाटा केमिकल लिमिटेड वर्सेस देयर वर्कमैन। ठीक है। ये वाला केस था। इसमें सेटलमेंट विच अराइव्ड एट अ कोर्स ऑफ कॉन्सिलेशन प्रीसीडिंग विच इज अराइव्ड एट विद असिस्टेंस एंड कंकरेंस ऑफ कॉन्सिलेशन ऑफिसर। ठीक है ना। कॉन्सिलेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया गया था और उसके बेसिस पे इसको सेटल किया गया था। ठीक है। एक ये कोर्स ऑफ कॉन्सिलेशन पे आके दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है। ये दूसरा केस है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब आता है सेटलमेंट सेक्शन 2P। ये क्या था, हर्बस्टन लिमिटेड वर्सेस देयर वर्कमैन। ठीक है। सेटलमेंट एज अ होल इज अ बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। ठीक है। पूरा सेटलमेंट जो होता है पार्टीज पे डिपेंड करता है, नॉट द पार्ट देयर ऑफ ओनली। ठीक है। ना कि उनके हिस्से पे। इन अदर वर्ड दोज हु इन्वोक सेक्शन 18(3) are not entitled to seek implementation or settlement with a reservation treating a part of the terms as a binding on them part is not binding। ठीक है। ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे किसी सी प्लेस पे आके हम सेटलमेंट नहीं कर सकते जहाँ पर उसका पार्ट जो हो इन्फोर्स करके सेटल किया जाता हो। ठीक है। ज़बरदस्ती उसको सेटल करा जाता हो या पहले से ही रिजर्व कर दिया जाता हो कि इतनी डिमांड तो पूरी होनी चाहिए। अब आता है वेजेस। मीन्स द रेम्यूनरेशन कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है। इसका मतलब है जो कि भी मेहनत के बदले एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा और ये इन टर्म्स ऑफ मनी होगा या इक्विवेलेंट टू मनी भी हो सकता है। ठीक है। जैसे कि अलाउंसेस,
ये सारे मॉनेटरी टर्म्स हैं, अलाउंसेस हो गए, ठीक है, ट्रैवलिंग कंसेशन हो गए। लेकिन एक और चीज़ होती है, वो उससे को बोलते हैं पर्क्स, यानी पर्क यूजेट्स, वो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, वर्कमैन का मतलब क्या होता है, एनी पर्सन इंक्लूडिंग एन अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज का मतलब क्या होता है, ट्रेनी जो होते हैं। ठीक है, ये इंटर्न जिनको बोलते हैं, एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री टू डू एनी मैनुअल अनस्किल्ड स्किल्ड टेक्निकल ऑपरेशनल क्लर्कल सुपरवाइजरी वर्क फॉर हायर और रिवॉर्ड। ठीक है, उनको रखा जाता है ऐसे लोगों को, ताकि उनको क्या कहते, उनसे काम करवाया जा सकते और उनको पैसा दिया जा सके। ठीक है, वर्कमैन सेक्शन 2S, इसके बेसिस पे ये केसेस हुए थे। ठीक है, इजी केसेस है, आप पढ़ सकते हैं, मैं नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आता है ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट में डिफरेंस क्या होता है। फेलियर बाय एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विद इन 2 आवर्स ऑफ प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ फॉर वर्क। ठीक है, अगर कोई बंदा आता है और उसको 2 घंटे तक काम नहीं दिया जाता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन को ले ऑफ बोला जाता है इंडिया की डेफिनेशन के हिसाब से। कंडीशन क्या होता है, या तो 50% वेजेस पे दिया जाता है या फिर वेजेस नहीं भी दिए जाते हैं। ठीक है, रिट्रेंचमेंट क्या होता है, जब टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज हो जाता है। ठीक है, इसमें डिसिप्लिनरी हो सकता है, सुपर एनुएशन का मतलब रिटायरमेंट हो सकता है। ठीक है, कंडीशन क्या होता है, 3 मंथ का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है। ले ऑफ एंड लॉकआउट, सेक्शन 2 KK एंड सेक्शन 2I। ठीक है, देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शन टू टेक द ले ऑफ अंडर दिस एक्ट। ठीक है, ले ऑफ खुद से नहीं लिया जा सकता, वो एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है। अंडर दिस एक्ट देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग लॉकआउट्स। ठीक है, इसके अंदर कुछ लॉकआउट्स के रिस्ट्रिक्शंस के बारे में लिखा हुआ है। रीजन ऑफ लॉकआउट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, वो किसी एक सेटलमेंट पे आना चाहते हो। रीजन टू टेक ऑफ ले ऑफ इज अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ठीक है, ले ऑफ जब भी होता है वो किसी ना किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से होता है। वर्क मैन विल बी एंटाइटल टू ले ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, वर्कमैन यानी लेबर्स को ले ऑफ का कंपनसेशन मिलना एंटाइटल है, मतलब वो उसका हकदार है। लेकिन ऐसा लॉकआउट के केस में नहीं होता। द वर्कमैन डजेंट स्टॉप द ले ऑफ। ठीक है, द वर्क डजेंट स्टॉप इन ले ऑफ। ठीक है, जब ले ऑफ होता है तो काम नहीं रुकता, लेकिन लॉकआउट के केस में काम रुक जाता है। सेटलमेंट मशीनरी क्या होता है, सबसे पहला है कॉन्सिलेशन ऑफिसर और फिर कॉन्सिलेशन बोर्ड, फिर है वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन, फिर है एडजुडिकेशन, फिर है लेबर कोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अथॉरिटीज अंडर दिस एक्ट, पहला है लेबर कोर्ट, सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में, हमने देखा था अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, अपने ऑफिशियल गैजेट में ए क्या कहते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूट 1 और more लेबर कोर्ट फॉर एडजुडिकेशन। ठीक है ना, एडजुडिकेशन के लिए वो एक से ज़्यादा कोर्ट बना सकते हैं। एडजुडिकेशन का मतलब क्या है, जिसमें एक पार्टी को सही ठहराया जा सकता है और दूसरे पार्टी को गलत ठहराया जा सकता है। एक के फेवर में क्या कहते हैं, सुनवाई की जा सकती है। अ लेबर कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ अ 1 person ओनली टू बी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, लेबर कोर्ट वो होगा जिसमें कि एक बंदे को अपॉइंट किया जाएगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर और लेबर कोर्ट अनलेस। ठीक है, ये सारी क्वालिफिकेशन है उसकी। ही इज़ और हैज़ बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। ही हैज़ और पीरियड नॉट लेस देन 3 years बीन डिस्ट्रिक्ट जज, उसको 3 साल तक डिस्ट्रिक्ट जज होना ज़रूरी है। ठीक है, रिपेल्ड, ठीक है वो, और फिर है ही हैज़ हेल्ड एनी जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 7 year। ठीक है, मतलब किसी ना किसी जुडिशियल पोस्ट पे होना चाहिए कम से कम 7 years के लिए। ही हैज़ बीन प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर प्रोविंशियल एक्ट और स्टेट एक्ट फॉर नॉट लेस देन 5 year। ठीक है, वो किसी प्रोविंशियल या स्टेट कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए कम से कम 5 साल के लिए। ठीक है, ठीक है, रिपील्ड हो सकता है, मतलब कि रिपील का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑफिशियल जो कि किसी लॉ को क्या कहते हैं
वॉइड ठहरा सकता है। वॉइड का मतलब क्या है, इलीगल ठहरा सकता है। लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। लेबर कोर्ट रूल्स ऑफ एविडेंस आर सिक्योर्ड, ठीक है, मतलब कि वो एविडेंस पे काम करता है। ट्रिब्यूनल्स अडॉप्ट अ रिलैक्स्ड अप्रोच, ठीक है ना, ये इस तरीके का अप्रोच नहीं करता कि एविडेंस ना भी हो पर लोगों के फैक्ट्स पे भी डिपेंड होता है। कोर्ट्स हैव द पावर टू एडजुडिकेट इन अ वैरायटी ऑफ केसेस, वो हर एक अलग अलग केसेस में एडजुडिकेट कर सकता है। लेकिन ट्रिब्यूनल जो होते हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं केवल पर्टिकुलर एरिया में। लिटिगेशन इन कोर्ट्स आर वेरी कॉस्टली, ठीक है। अगर कोई केस फाइल होता है कोर्ट में तो वो थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन ट्रिब्यूनल में ये बहुत आसान और चीपर होता है। पीपल रेयरली गेट अ चांस टू स्पीक। लेबर कोर्ट में क्या होता है, अधिकतर लॉयर्स बोलते हैं और लोगों को बोलने का बहुत कम चांस मिलता है, और वो भी केवल पर्टिकुलर सिचुएशन में ही उनको बोलने का मौका मिलता है। लेकिन ट्रिब्यूनल में लॉयर का रोल बहुत कम होता है, लोग ज़्यादा बोलते हैं। National Tribunal Section 7B. These tribunals are meant for those dispute which involve the question of national importance. ठीक है, जब नेशनल इंपॉर्टेंस की बात आती है तभी नेशनल ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय अ नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट अ बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन और प्रमोटिंग द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है। बोर्ड ऑफ कॉन्स्टिलेशन इसलिए स्टैब्लिश किया जाता है ताकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल किया जा सकता है। द चेयरमैन शैल बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, मतलब कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि या तो इंडस्ट्री का पार्ट हो या एम्प्लॉयज़ का पार्ट हो। द पर्सन अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंट अ पार्टी शैल बी अपॉइंटेड टू रिकमेंडेशन ऑफ अ पार्टी, ठीक है ना, पार्टी की रिकमेंडेशन पे ही उसको अपॉइंट किया जाता है। इट कैन एक्ट ओनली व्हेन डिस्प्यूट इज रेफर्ड टू बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना, वो तभी एक्ट करेगा जबकि गवर्नमेंट उसको इसके लिए परमिशन देगी। फिर आता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेक्शन 6। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर मेंबर्स, ठीक है, कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए। वन ऑफ देम शैल बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन, उनमें से एक चेयरमैन होना चाहिए, ठीक है। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही इसको क्या कहते हैं नोटिफाई करेगी। द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कैन एक्ट अंडर अ प्रेस्क्राइब्ड quorum even at absence of chairman, अगर चेयरमैन नहीं भी होगा तो भी एक तरीके के प्रेस्क्राइब्ड मतलब कि पहले से लिखी हुई चीज़ों पे ही वर्क करेगा। इफ़ द सर्विसेज ऑफ चेयरमैन इज सीज्ड बाय गवर्नमेंट, अगर चेयरमैन की सर्विसेज रोक दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, द कोर्ट शैल नॉट एक्ट अंटिल अ न्यू चेयरमैन इज अपॉइंटेड, अगर नया चेयरमैन नहीं आएगा तो कोर्ट तब तक के लिए स्थगित करी जाएगी, बंद रखी जाएगी, ठीक है। अब आता है अवार्ड। अवार्ड क्या होता है कि जब फाइनल सेटलमेंट आता है तो जिस फाइनल सेटलमेंट को ही एक तरीके से अवार्ड बोलते हैं, ठीक है। मीन्स एन इंटरिम और फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है। फिर आता है कंट्रोल्ड इंडस्ट्री सेक्शन 2 मीन्स एन इंडस्ट्री द कंट्रोल ऑफ विच बाय द यूनियन, ठीक है, जिसमें यूनियन का कंट्रोल चलता हो। हैज़ बीन डिसाइडेड बाय सेंट्रल एक्ट, ठीक है, सेंट्रल एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया जाता हो और ठीक है, और उसको बंद भी उसी तरीके से करा जाता हो। एम्प्लॉयर सेक्शन 2G, एनी रिलेशन इन इंडस्ट्री कैरिड on by or under the authority of any department or central government or state government, the authority prescribed on behalf of or whereon authority is prescribed the head of department, ठीक है। एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट या अथॉरिटी जिसके अंडर कंपनी वर्क करती हो। इंडस्ट्री सेक्शन 2J मीन्स एनी बिजनेस ट्रेड अंडरटेकिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉलिंग एम्प्लॉयज से इंक्लूड एनी कॉलिंग सर्विस एम्प्लॉयमेंट हैंडीक्राफ्ट, इन सब चीज़ों को इंडस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। सेटलमेंट और अवार्ड में क्या डिफरेंस होता है। सेटलमेंट विच इज़ अराइव्ड इन द कोर्स ऑफ कॉन्सुलेशन प्रोसीडिंग, ठीक है, सेटलमेंट जो होता है उस दौरान में मतलब उस प्रोसेस में आता है जबकि डिस्प्यूट को सेटल करने की प्रक्रिया चल रही होती है, ठीक है। और अवार्ड क्या होता है, वो फाइनल डिटर्मिनेशन होता है। एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन, ठीक है ना, ये एग्रीमेंट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में, ठीक है। और ये अवार्ड क्या होता है, अवार्ड इज अ बाइंडिंग एंड विल कम इनटू ऑपरेशन ऑन द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट्स ऑफ पब्लिकेशन, जैसे ही क्या कहते हैं सेटलमेंट प्रक्रिया चालू होती है उसके 30 डेज में जब वो एक्सपायर हो जाता है उसको अवार्ड बोला जाता है। इफ़ नो सच पीरियड इज़ अग्रीड अपॉन, अगर कोई पीरियड ऐसा अग्रीड नहीं किया जाता है
द सेटलमेंट विल रिमेन इन फोर्स फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो वो सेटलमेंट 6 महीने तक चलता है। गवर्नमेंट में रिड्यूस द सेड पीरियड एंड फिक्स सच पीरियड एज इट थिंक फिट। ठीक है ना, वो अपने हिसाब से कर सकती है, लेकिन उसमें 6 मंथ ही होता है। फिर आता है क्लोजर। क्लोजर का मतलब है जब सेटलमेंट को